Hello everyone and welcome to Biobandir. Hope your preparations are really fine and मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि how did I prepare for how should you do it? So this is how to prepare for DBT BET in Biobandir way. So पहले we'll understand the basic paper pattern जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो नाउ पार्ट ए हैज़ कंपल्सरी 50 क्वेश्चंस. अब इसका मतलब क्या होता है 50 कंपलसरी क्वेश्चंस, मतलब जितने क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आपको डिस्प्ले होंगे आप अटेम्प्ट सारे कर सकते हो. डज नॉट मीन कि आपको सारे करने हैं. आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिनको लेके आप श्योर हो. ये नहीं कि आप सारे अटेम्प्ट कर लें एंड बाद में रियलाइज हो कि नेगेटिव मार्किंग में हम मार्क्स दे के आ गए. एंड अनदर इज पार्ट बी. पार्ट बी के अंदर आपके सारे स्पेसिफिक बायोटेक्नोलॉजी के जो पार्ट्स हैं जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सब के जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते हैं. तो आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें से आप 50 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं. लाइक वंस यू क्लियरली हैव अटेम्प्टेड कि मुझे इतने मार्क्स का आता था, इतने मार्क्स का पेपर हो गया है मेरा, उसके बाद आप रिस्क बेनिफिट एनालिसिस ढंग से करके आगे के क्वेश्चंस अपने रिस्क पे अटेम्प्ट कर सकते हैं. वो भी उस तरीके का रिस्क जिसमें आपको एटलीस्ट 80-90% की श्योरिटी हो. 80-90 नहीं तो एटलीस्ट मोर देन 70% श्योरिटी के साथ ही आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. अब उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास अब 30 डेज नियरली बचे हैं, तो किस तरीके का रिविजन स्ट्रैटेजी, किस तरह प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए. तो 3 चीज़ें हम पता करेंगे. सबसे पहले तो टॉपिक्स जो कॉमन है CSIR नेट और DBT बेट के लिए. इनमें से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे. तो उनके लिए बात ये अच्छी है कि ये जो फॉलोइंग टॉपिक्स है जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म विच इज़ यूनिट नंबर 1, सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग विच इज़ यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 4, एनिमल फिजियोलॉजी विच इज़ यूनिट नंबर 7, प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 6, molecular biology unit number 3, genetics unit number 8, applied biology या biotechnology के जो principles हैं that's unit number 12 and methods in biology is unit number 13. तो ये जो आपके units हैं ये कॉमन है CSIR नेट और DBT बेट इन दोनों एग्जाम्स के लिए. तो अगर आपके इनमें से भी कोई भी यूनिट्स प्रिपेयर हैं तो हम डिस्कस करेंगे कि टॉप 50 लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 टॉपिक्स कौन से हैं. आप उन्हें श्योर रिवाइज कीजिए. और अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं ऑलरेडी CSIR नेट के पर्सपेक्टिव में भी, तो DBT बेट के लिए भी वो काम आ सकता है, आप उसे ही रिवाइज कर सकते हैं. DBT बेट का एक नेचर है एग्जाम का कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, कंसेप्चुअल पूछते हैं. दूसरी हम चीज़ें देखेंगे कि अनकॉमन टॉपिक्स जैसे DBT बेट में फूड टेक्नोलॉजी हो गया, एक फूड का जो टॉपिक है फूड टेक का, फिर वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. फिर बहुत लोगों से थोड़ा बहुत टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी या फिर प्रेजर्वेशन वाला जो टॉपिक है वो पूछा जाता है. फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, IPRs हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिन्हें हम कहते हैं, IPRs हैं, और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी मतलब स्टोइशियोमेट्रिक रेशियोज पूछ लिए जाते हैं, रिएक्शंस पूछ लिए जाते हैं, प्रोब्स के बारे में बात हो जाती है, बायो रिएक्टर के बारे में, सारे कंट्रोल्स के बारे में बात करी जाती है. तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये अनकॉमन टॉपिक्स हैं. और यही यदि आपने ये सब पढ़ रखा है अपने पहले तो ठीक है, अगर ना पढ़ा हो तो अब आप मतलब कुछ घंटों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ करना वाजिब नहीं है. एक जो फर्मेंटेशन वाला एक जो पार्ट आ जाता है वो भी आपका इंडस्ट्रियल बायोटेक का ही पार्ट है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स के बारे में बात होती है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात होती है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ लेना चाहिए. उसके बाद एक और चीज़ हमें क्या करनी चाहिए कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो हैं PYQs यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. CSIR नेट के लिए हम PYQs इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एक आइडिया लगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न का. बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे DBT बेट के लिए सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है. हम इस तरीके के PYQs देखते हैं बहुत बार जो बहुत 2-4 सालों में एक बार रिपीट कर दिए जाते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं या फिर टॉपिक्स रेपिटेटिव होते हैं. तो इससे आपको एक बेटर आइडिया, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. तो ये एक एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अब मैं आपका एप्टीट्यूड वाला एक बहुत लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर करा जाए,
तो एप्टीट्यूड के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी ट्रिक लाई हूँ जो मैं खुद फॉलो करती थी। अब जैसे हमारे पास अभी करंटली 30 डेज है डीबीटी बैट को, लास्ट के 5 दिन मुझे पता है आप में से कोई एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, तो कुल मिला के हमारे पास करीब 25 दिन बचते हैं। अब 25 दिन में आपने क्या करना है, रोज़ एक टॉपिक लेना है, मात्र एक टॉपिक, उसके 25 से 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें रोज़। और उसके बाद जो आपने जैसे आप कुछ तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको लगेगा कि इनको सॉल्व करने का एक तरीका ही डिफरेंट है। मे बी यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, कि आपने एक अपनी रफ नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 5-7 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ये एक ट्रिक इम्पॉर्टेंट है जो मुझे याद नहीं रहेगी, तो आप उसका बस एक साइड में छोटा सा नोट बना लें रेड कलर से या किसी भी बोल्ड कलर से लिख के। तो आपको एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम के पिछली रात जब आप रिविज़न कर रहे होंगे। हालांकि एग्ज़ाम की पिछली रात रिविज़न नहीं करना चाहिए, बट जब भी आप दोबारा रिवाइज़ कर रहे होंगे तो आप वो नोट पढ़ के ही आप रिकॉल कर सकते हैं चीज़ें। रोज़ आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, एक टॉपिक लेना है, उसके 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं, टाइमर लगाना है, नियरली 1 से 1.5 मिनट्स ईच क्वेश्चन, उस हिसाब से हो जाने चाहिए आपके। अब वो टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए जिन पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, विच आर दी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर डीबीटी बैट अकॉर्डिंग टू मी। डेफिनेटली मैं यहाँ एग्ज़ाम का कोई दावा नहीं कर रही, इट्स जस्ट मैंने आज तक जो ट्रेंड देखा है और मैंने जिन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था फॉर डीबीटी बैट एग्ज़ाम, ये है वो टॉपिक्स। जैसे कि हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 1 के जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री के, जैसे कि बॉन्ड्स। अब जैसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बताना। दूसरे बेसिक केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कहाँ पाया जाता है, जैसे वॉन डर वाल्स फोर्स है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग्स कहाँ पाई जाती है, बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन सा सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। ये एक टॉपिक है जो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, आपके पास बेसिक क्लियर होंगे और इससे आपका आगे फ्यूचर में बिल्डअप बहुत अच्छा होगा जब आप एक्चुअल में आगे की चीज़ें पढ़ने लगते हैं। जब जैसे कि आप प्रोटीन पढ़ रहे हैं या फिर सैकराइड्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको बेसिक केमिकल बॉन्ड्स का नेचर पता हो, इट विल बी ईजी फॉर यू। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट पता करना किसी डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का, या फिर अब जैसे कि हम देखें कि कोई पॉलीसैकेराइड है, अगर मान लीजिए ग्लूकोज का जैसे मॉलिक्यूलर वेट है 180 ग्राम्स पर मोल, तो अगर मैं बोलूँ कि 2 ग्लूकोज मॉइटीज़ अगर अटैच हो रही हैं तो डाइसैकेराइड बनाएंगे और उसका क्या वेट होगा, तो यूजुअली लोग क्या करेंगे 180 × 2 360 कर देंगे, बट दे फॉरगेट कि एक वाटर मॉलिक्यूल भी तो एलिमिनेट हुआ, तो उसका 18 भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। सिमिलरली पेप्टाइड बॉन्ड का भी सीन है, तो इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट और ये चार्ज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो दिखने में बहुत आसान लगते हैं बट वो होते नहीं है, यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन्स। द थर्ड टॉपिक इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड के एक टर्न, मतलब एक टर्न जैसे हेलिक्स की बात कर रहे हैं तो एक टर्न में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं, दो के बीच में, 2 अमीनो एसिड के बीच में डिस्टेंस कितना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के बीच में हो रही है, कौन से जो अमीनो एसिड्स हैं वो डिसरप्टर्स हैं, कुछ कौन से हैं जो डिस्टेबलाइजर्स हैं, कौन से हैं जो यूजुअली पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, जैसे अगर आप अल्फा हीलिक्स की बात कर रहे हैं या फिर बीटा शीट्स की बात कर रहे हैं तो कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से कम पाए जाते हैं, कौन इनको डिस्टेबलाइज करता है। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर्स एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में पढ़ना इज़ इम्पोर्टेंट। देन पीएच, पीके, बफर। मुझे पता है बहुत लोगों को इन टॉपिक से डर लगता है बट ट्रस्ट मी, मैं पढ़ाऊँगी ये टॉपिक एंड उसके बाद आपको सच में बहुत ईजी लगेगा एंड यू शुड नेवर, मेरा ये बिलीफ है कि आप कभी भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस स्किप ना करें बिना ट्राई किए, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन से आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स जैसे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं और आपको चीज़ें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, बस आपका मैथ्स और थोड़ा कॉमन सेंस वाला गेम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चौथा टॉपिक है एंजाइम्स का। अब एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन, जैसे ऑथलिल वाला जो क्लासिफिकेशन है वो हर एक का फंक्शन क्या होता है, किस तरह फॉर्मेशन होता है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन और एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड मिक्स्ड इनहिबिशन, इसके एग्जाम्पल्स के साथ। एक और चीज़ है डेफिशिएंसीज, जैसे विटामिन, हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स में जो जितने भी विटामिन हैं या फिर विटामिन ए है, डी है, ई है, के है,
इन सब की डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कौन से कोफैक्टर्स, जैसे अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, ये सारे कौन से डिसऑर्डर्स हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज़ जिससे बच्चों को डर लगता है, आई अंडरस्टैंड दैट, वो है मोलारिटी, नॉर्मालिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना, कॉन्सेंट्रेशन वाले क्वेश्चंस जिसमें M1V1 इक्वल्स M2V2 लगता है, या फिर नॉर्मालिटी निकालो, मोलारिटी निकालो, इस नॉर्मल का सोल्यूशन इतने गुना डाइल्यूट किया तो क्या हुआ, डाइल्यूशन वाले क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं सिखा दूंगी कैसे करना है, एंड देन यू विल बी गुड टू गो, बिकॉज ये चीज़ें हम नहीं छोड़ सकते। बाकी चीज़ें, अमीनो एसिड्स के पर्टिकुलर चीज़ें, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स आपसे यूजुअली नहीं पूछे जाएंगे बिकॉज ये थ्योरी पेपर नहीं, बट क्या चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे सल्फर कंटेनिंग कौन सा अमीनो एसिड है, सबसे बड़ा कौन सा अमीनो एसिड है साइज में, मोस्ट नॉन पोलार कौन है, मोस्ट पोलार कौन है, या फिर एसिडिक कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं, चार्ज कौन से हैं, अनचार्ज कौन से हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस में है, ये वाले अमीनो एसिड्स के क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। ये बहुत बार आपको मैच द कॉलम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अबाउट रेस्पिरेशन, जो कि एक ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनमें यूजुअली ये पूछा जाता है, इनका स्टेप क्या है ये तो सबको पता ही होना चाहिए, बट रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, कहाँ से वाटर सिक्रीट होता है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितने NADH मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, कितने ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके इनहिबिटर्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इन सब के प्रिंसिपल्स, यूजेस, टाइप्स और इनका बेसिक एक आउटलाइन, फॉलोड बाय फ्रेट, फ्रैक्स, CD एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जो कि माइक्रोस्कोपी का ही एक पार्ट है, जहाँ हम द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय D, तो D, एन साइन अल्फा, लैम्डा, इन सब से की जो बातें होती हैं दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एलाइजा, उसका फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है, बहुत लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होता, फॉलोड बाय उसके टाइप्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या है, और वेल के ऊपर क्या कोटिंग होती है। नेक्स्ट इज कि कौन सा एंजाइम कौन से अमीनो एसिड को कौन से साइड से क्लीव करता है, N टर्मिनल या C टर्मिनस के बाद कहाँ क्लीव करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, इन सब के बारे में बात होती है। अगली हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी के बारे में। बहुत लोगों को ये डिफिकल्ट लगते हैं टॉपिक्स, बट ट्रस्ट मी ये बहुत आसान टॉपिक्स हैं, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला एंड देयर मीनिंग, एंड आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाते हैं, करे जा सकते हैं। नेक्स्ट, RNA, DNA, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, फैक्चुअल डिटेल्स, जैसे एक 2 डबल स्ट्रैंड्स हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, एक टर्न में कितने बेसेस होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, प्यूरिन्स क्या हैं, पिरामिडीन्स क्या हैं, फिर उसके बाद RNA के टाइप्स क्या हैं, कौन से सब यूनिट्स हैं, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें न्यूक्लियोसोम के बारे में, हिस्टोन्स के बारे में, ये सब इम्पोर्टेंट है और इन पे सवाल आते हैं। हिस्टोन्स पे आजकल रिसेंटली बहुत सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट, रामाचंद्रन प्लॉट, PCR के जो स्टेप्स हैं वो, और बियर लैम्बर्ट्स लॉ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनका बेसिक प्रोसेस क्या है, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कौन सा RNA पॉलीमरेज कौन से RNA सिंथेसाइज करता है, mRNA, tRNA, rRNA, और उसके बाद इन सब के इनहिबिटर्स के बारे में भी हमें पढ़ना होता है, उनकी अटैचमेंट साइट क्या है, मोड ऑफ इनहिबिशन क्या है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स दोनों के लिए, इंक्लूडिंग टोपो इनहिबिटर्स एज वेल, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, लैक ओपेरॉन पढ़ना बहुत नेसेसरी है, अगर आपके पास टाइम हो तो ट्रिप्टोफैन, अराबिनोस, ओपेरॉन भी पढ़ लें। अगला हम पढ़ते हैं मेम्ब्रेन बायोलॉजी। मेम्ब्रेन बायोलॉजी सेल बायोलॉजी का पार्ट है, जिसके अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके कंस्टिट्यूएंट्स की क्या प्रोटीन्स हैं, क्या लिपिड्स हैं, उनके फंक्शन क्या है, फ्लूइडिटी कैसे, फ्लूइड कैसे है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्लूइडिटी। फिर वो स्पेसिफिक कैसे है, फिर उसके बाद उसके लिपिड्स कौन कौन से हैं जो इनर लीफलेट में ही रहते हैं, जैसे फॉस्फेटिडाइल सीरीन एक एग्जाम्पल है। फॉस्फेटिडाइल सीरीन जब इनर लीफलेट में रहेगा तब तक ही सेल ठीक है, जैसे ही वो आउटर लीफलेट में फ्लिप कर दिया जाएगा, कौन से एंजाइम काम करते हैं, इज ऑल्सो फ्लिपेज, फ्लॉपेज, स्क्रैम्बलेज, कौन से उनको मेंटेन करते हैं और कौन से फ्लिप करते हैं। तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन अगर बाहर की तरफ, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ अगर
आ गया तो दैट्स अ साइन ऑफ अपोप्टोसिस विच इज़ वेरी डेंजरस। तो मेम्ब्रेन के बारे में ये पढ़ना ज़रूरी है। और उसके बाद हमें साइमल्टेनियसली ये भी पढ़ लेना चाहिए कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, उसके सब यूनिट्स क्या होते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर क्या होती है। फिर उसके बाद एक ग्राम स्टेनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है, उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, जो हमें पता होना चाहिए। साइटोस्केलेटन के बारे में माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और इन सब के इनहिबिटर्स, कि एक्टिन का इनहिबिटर क्या है, ट्यूब्यूलिन का इनहिबिटर कौन सी बीमारियों में, जैसे यूजुअली कैंसर ड्रग्स में ये सब काम आते हैं, तो ये सब क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस के बारे में। इसमें एक क्लोरोप्लास्ट मैं मेंशन करना भूल गई थी। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, राइबोसोम्स और उनके सब पार्ट्स क्या हैं, कि जैसे प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होता है, उसके सब यूनिट्स क्या हैं, कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, कौन से आरआरएनएज इन्वॉल्व है, और क्या उनका स्वेटबर्ग यूनिट क्या है। ये सब के हिसाब से ये भी एक राइबोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइटोस्केलेटन के मिलता जुलता एक और उसके कंटिन्यूएशन का टॉपिक है एक्टिन और ट्यूब्यूलिन के बैक्टीरियल होमोलॉग्स एंड एनालॉग्स। जैसे कि हम बात करते हैं MREB और FTSZ। बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, बट इस पे सवाल बनते हैं तो आपको आने चाहिए ये चीज़ें। सेल और सेल मैट्रिक्स का इंट्रैक्शन, जैसे टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। फिर उसके बाद सेल मैट्रिक्स में फोकल एडेशन के बारे में जो हम बात करते हैं, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम, ये सब इस चीज़ का पार्ट है। नेक्स्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं। सेल साइकिल एंड कैंसर दे कम हैंड इन हैंड टुगेदर, क्योंकि सेल साइकिल में हम उनके फेजेस के बारे में बात करते हैं, हम उनके प्रोटीन्स या एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें बात करते हैं। साइक्लिन, कौन सा साइक्लिन कौन से फेज़ में बढ़ता है, कौन सा साइक्लिन कम होता है, उसे साइक्लिन क्यों कहते हैं। जो मेजर चेक पॉइंट्स हैं वो पॉलिटीन और लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। अब जब सेल साइकिल का पाथवे पढ़ते हैं तो उसमें दो तरीके के जीन्स देखे जाते हैं, दो तरीके का काम देखा जाता है। या तो सेल साइकिल को बढ़ाएगा, कोई भी प्रोसेस होगा, या तो वो सेल साइकिल को बढ़ाएगा या तो वो सेल साइकिल का स्पीड कम करेगा। तो जो भी चीज़ बढ़ाएगी दैट्स अ प्रोटो ऑन्कोजन, क्योंकि वो अगर उसमें मैं म्यूटेशन ला दूँ तो वो ऑन्कोजेनिक बन के कैंसरस बन जाएगा। क्योंकि कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिविजन। और यही जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं इन वो रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को। तो जब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के अंदर हमारा म्यूटेशन हो जाएगा तो वो ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा तो अनगिनत सेल डिविजन होगा। करेक्ट। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे कि फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे हाई सैलिनिटी, लो सैलिनिटी वाले। फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, जैसे साइक्रोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, माइक्रो एरोफाइल्स, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है ग्रोथ कर्व के बारे में हम पढ़ते हैं। जो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी पढ़ी जाती है उसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ फेज। और ग्रोथ काइनेटिक्स, जैसे कि डबलिंग टाइम, जनरेशन टाइम, मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट, ये सब कैसे कैलकुलेट करा जाता है, इनके बेसिक फॉर्मूला है, आप पढ़ लें, आप सॉल्व कर लेंगे। अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ मोनोड काइनेटिक्स, जो ये एक इंडस्ट्रियल बायोटेक का पार्ट है, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फॉलोड बाय स्टेम सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके टाइप्स और ओरिजिन्स, उनका लोकेशन के बारे में। जनरल डिजीजेस, फंगल कॉज, पैरासाइट्स या फिर बैक्टीरियल डिजीजेस। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, डिसबायोसिस क्या होता है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। प्रोबायोटिक्स अब वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम हमारे गट हेल्थ के लिए और बाकी अदर बेनिफिट्स के लिए कंज्यूम करते हैं। प्रीबायोटिक्स इन प्रोबायोटिक्स का खाना है, हम प्रीबायोटिक्स खाते हैं ताकि इन प्रोबायोटिक्स को खाना मिले और ये अपना फंक्शन कर पाएँ। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और डिसबायोसिस क्या होता है। अब बैक्टीरियोफाज का जो रेप्लिकेशन है 2 साइकिल्स में होता है, लाइटिक, लाइसोजेनिक। क्रो जीन इज इन्वॉल्व, क्रो प्रोटीन इज इन्वॉल्व, लाइक। तो इसके बारे में हम पता करते हैं। लेट जीन्स क्या है, अर्ली जीन्स क्या है और उनका क्या काम है, वो एक वायरल रेप्लिकेशन मशीनरी के बारे में हम जानना चाहेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज़ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से, या फिर माइस में देखा जाए तो इसको एस्ट्रल साइकिल बोलते हैं, तो उसके हिसाब से कौन सा हार्मोन किस टाइम पे बढ़ता है, LH बढ़ा, FSH बढ़ा, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, क्या काम है इनके, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज़ ब्लॉटिंग टेक्निक्स, कि क्या काम होता है, क्या प्रिंसिपल है और क्या क्या टाइप्स हैं इसके, जैसे न्यूज़,
नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न। अब ये अलग अलग क्या काम है इनके, ये देखा जाता है। नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जो हमें डायग्नोसिस में काम आते हैं, पैटर्नल डिस्प्यूट सॉल्व करने में, क्रिमिनल केसेस में, और बहुत सारे इनके एप्लीकेशंस हैं। तो कौन कौन से हैं ऐसे? RAPD, AFLP, RFLP, SSR, मिनी माइक्रो सैटेलाइट्स जो हम बोलते हैं, फिर उसके बाद SNPs जो हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। STR एक होता है। तो ये सारे जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं, इनका एक हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी फील्ड में क्या यूज़ होगा। फिर एग्रोबैक्टीरियम, ये इटैलिक्स में होना चाहिए था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एग्रोबैक्टीरियम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। विर ओपरॉन में क्या क्या जीन्स इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद जैसे उसका जीनोम, सर्कुलर जीनोम ये है, तो ये इतना tDNA का एक पोर्शन होता है जो ट्रांसफ़र किया जाता है इन्फेक्टिंग प्लांट के अंदर। तो अब ये जो tDNA है, इसमें लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर होता है। तो ये क्या सीक्वेंसेस हैं, इनके बीच में कौन कौन से जीन इन्वॉल्व हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और विर ओपरॉन के बारे में, ये एक हॉट टॉपिक है। अब उसके बाद मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड एक्सेप्शंस टू इट एंड लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, विच मीन्स कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम ये बात करेंगे कि मेंडल सर ने क्या काम किया था पी प्लांट के ऊपर, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ किए गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने क्या लॉ दिए, क्या रूल्स दिए, क्या कॉन्सेप्ट दिए, और एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब जो अब चीज़ें आ गई हैं, जो अब हमें इंफॉर्मेशन पता चली है, तो वो एक्सेप्शंस हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स के, वो सब क्या हैं। नेक्स्ट, सैंगर सीक्वेंसिंग, डिकोडिंग द ओरिजिनल स्ट्रैंड इज़ वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस। एक आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल बना दिया जाएगा, इसके ऊपर कुछ कुछ बैंड्स आपको ऐसे दे दिए जाएंगे, और आपसे यहाँ A+T हो गया, या C+G ऐसे कुछ बना दिए जाएंगे, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ओरिजिनल जीनोम का सीक्वेंस क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही आसान चीज़ है, एक बार बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग और मेटाजेनोमिक्स, क्या काम है, क्या अप्रोच है। इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनोलॉजी के आप अगर आप पढ़ चुके हैं, वेल एंड गुड, आप सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। बट अगर आप इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़े हैं अभी तक, और आपको एक पर्टिकुलर बस थोड़ा सा पढ़ के इम्यूनोलॉजी के मेजर क्वेश्चंस टारगेट करने हैं, तो ये इम्यूनिटी के टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, और उसका फर्दर बाइफर्केशन, कौन से सेल्स कौन सी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीजेंस क्या होते हैं। अब एंटीबॉडीज़ की टाइप्स क्या हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्लासेस क्या हैं, इडियोटाइप क्या होता है, एलोटाइप क्या होता है, आइसोटाइप क्या होता है। एंटीजन में हैप्टेन क्या होता है, एडजुवेंट क्या होता है, और एक एंटीजन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही हम हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में भी पढ़ लेंगे, और वैक्सीन्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो हमारा एक बार के लिए इम्यूनिटी एज अ टॉपिक, इम्यूनोलॉजी फिनिश हो गया। हम अगर आपके पास फिर और टाइम मिले तो आप लेक्टिन कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ये सब के बारे में भी डिटेल में जा सकते हैं। बट क्योंकि हम टॉप 50 टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इम्यूनोलॉजी में इतना ही इंक्लूड करना चाहूँगी। एज वी मूव फर्दर, हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, ट्रांसडक्शन के मेथड्स के बारे में, जैसे कैल्शियम क्लोराइड वाला मेथड है, फिर DMSO वाला रिलेटेड मेथड होता है, लाइपोसोम मीडिएटेड मेथड होता है, इन सब के बारे में। नेक्स्ट, हार्डी-वीनबर्ग का जो इक्वेशन है, उस बारे में हम बात करते हैं। और फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं बायोरेमिडिएशन में। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़, कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, और ये इनका मीनिंग क्या है, इस टर्मिनोलॉजी का आप बस मीनिंग समझ लीजिए, हो सकता है एक आध क्वेश्चन बन पड़े आपका। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड हम बात करेंगे, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक रिएक्शंस, C3, C4 कैम पाथवे, C2 फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, पेडिग्री एनालिसिस की एक पेडिग्री चार्ट देख के ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, या वाई-लिंक्ड डिजीज़ है, या आपको पता चल जाए। इसी में आप एक मैटरनल इनहेरिटेंस वाला एक कॉन्सेप्ट भी ऐड कर सकते हैं। बट हालांकि DBT वेट में ज़्यादा मैटरनल इनहेरिटेंस है, अभी तो क्वेश्चंस नोटिस नहीं किए गए हैं, बट मे बी इन फ्यूचर आ जाए। सोर्सेज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, नेचुरली कैसे कॉज करा जा सकता है, इंड्यूस्ड म्यूटेशंस क्या होते हैं, किन से कॉज किए जाते हैं, प्यूरिन ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांसवर्जन क्या होता है। फिर डिजीज़ेस जो हैं वो पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से, कौन सी डिजीज़ है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, तो उसमें क्या होता है, या फिर प्लॉइडी से रिलेटेड जो डिजीज़ेस हैं, या फिर हम डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इन सब के बारे में जो बात करते हैं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, उन सब में क्या होता है, क्या है, किस चीज़ का प्लॉइडी हो गया है, कौन सा क्रोमोसोम बढ़ गया है, कम हो गया है, इस बारे में पता करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी और वैक्सीन्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, मोनोड काइनेटिक्स मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, ABC फ्लावरिंग मॉडल। अब जैसे 4 वर्ल्स जो हैं हमारे फ्लावर के,
उसके रिलेटेड है ये सेपल, पेटल, पिस्टल एंड स्टेमन के बारे में, कि कौन से ये 3 जीन्स हैं, किस तरह इन्वॉल्व होंगे और किस तरह ये 4 वर्ल्ड्स का सिंथेसिस होगा, और क्या हम म्यूटेशन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर एक टॉपिक एक होता है शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स वाला कॉन्सेप्ट। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स अच्छा है तो आप अलाइनमेंट, सीक्वेंस अलाइनमेंट, मल्टीपल, सिंगल, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। या अगर आपका बायोस्टैट्स अच्छा है, और अगर नहीं भी है तो आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, और ये जो टी टेस्ट, जेड टेस्ट और एफ टेस्ट है ये आप, और एक काई स्क्वायर टेस्ट है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में ये पढ़ा सकते हैं। अगला हम प्लांट हार्मोन्स और उनके फंक्शंस के बारे में देख सकते हैं कि कौन से प्लांट हार्मोन्स हैं और क्या उनके फंक्शन हैं। हम 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन। फर्स्ट थिंग, डरेंगे नहीं, हम कर सकते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। सेकेंड थिंग, हम ये 50 टॉपिक कर लेंगे। अभी तक अगर कर लिए हैं वेल एंड गुड, जितने टॉपिक्स कर लिए हैं हम उन्हें रिवाइज करेंगे। अगर इनमें से कोई एक टॉपिक है जो आपने छोड़ दिया था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप आज ही से शुरू करेंगे। थर्ड, एप्टीट्यूड पढ़ेंगे हम, जिस तरह से मैंने बताया है। दिन में 1 घंटा 30 मिनट्स टू 1 आवर हम डिवोट करेंगे, एप्टीट्यूड करेंगे, और एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आएंगे, सही क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे और मार्क्स लेके आएंगे। और फोर्थ, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन एंड लेट मी नो अगर ये आपको हेल्पफुल लगा। यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट डाउन थिंग्स विच यू वुड लाइक टू सी। मैं थर्मोडाइनमिक्स और मोलारिटी नॉर्मैलिटी पे तो प्रेजेंटेशन बनाने को, मतलब लेक्चर डिलीवर करने को सोच ही रही हूँ। अदर थिंग इज़ कि अगर आपको लगे कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं स्किप कर गई हूँ ये सब बताने में इस पूरे लेक्चर में, तो आप प्लीज़ वो कमेंट में नीचे लिख दीजिए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके, लोग खुद अपनी प्रेपरेशन में वो टॉपिक्स ऐड कर सकें। एंड टिल देन आई विल सी यू लेटर, स्टडी वेल, बाय बाय।